हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। तो लास्ट एक वीडियो हमने डाली थी जिसमें हमने ये दिखाया कि एक वेट लिफ्टिंग वाले बच्चे को आंख में ब्लीडिंग हो गई। मायोपिया के केस में काफ़ी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। तो मुझे ये देख के ये लगा कि एक वीडियो हमें वो बनानी चाहिए कि एक जर्नल इन्फॉर्मेशन के लिए कि हम अपने इस पर्दे का ख्याल कैसे रखें। तो देखिए, जो हमारी आँख है उसके अंदर ये जो पीछे का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं आँख का पर्दा या रेटिना। और इसकी सेहत जो है एक अच्छी नज़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ कॉर्निया और लेंस के जो फोकस होने के बाद जो इमेज है हमारी, वो इसी रेटिना के ऊपर बनती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रेटिना का एग्जामिनेशन कैसे होता है। तो इसमें एक आई ड्रॉप हम आपकी पुतली में डालते हैं और ये पुतली जो है वो फैल जाती है। और ये पुतली फैलने के बाद जो पीछे का पर्दा है, जो विट्रस जेली है, वो हमें क्लियरली दिखने लग जाती है। और इसको देखने के जो तरीके हैं, एक होता है हम या तो इसको स्लिट लैम्प पे देखें या एक इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी है उसको देखें। और हर पेशेंट के अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो कई पेशेंट्स के अंदर दोनों की ज़रूरत होती है। इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी भी करते हैं, स्लिट लैम्प पे भी देखते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले है वो कि हम इसके पीछे की जो विट्रस जेली है वो देखते हैं। जो पीछे का आपका पर्दा है, जहां पर हमारी इमेज बनती है, जिसको हम कहते हैं मैकुला, उसकी एग्जामिनेशन करते हैं। और एक हिस्सा होता है रेटिना का, पेरिफेरल रेटिना, के उसको भी देखते हैं। तो एक रेटिना को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? तो रेटिना के अंदर काफी सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो इनिशियल स्टेज के अंदर सिम्टोमेटिक नहीं होती, यानी कि पेशेंट को पता नहीं चलता। इसमें आप मानिए कि अगर डायबिटीज का आपको असर आ रहा है, शुरुआती असर है, तो आपको नहीं पता लगेगा। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन अगर इनिशियल स्टेजेस में है तो वो भी पेशेंट को नहीं पता लगती। पर्दे के पीछे कोई लेटिस डिजेनरेशन या कोई पर्दे में सुराख बन रहा है तो वो भी पेशेंट को कई बार नहीं पता लगता। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको अपने पर्दे की एक रेगुलर जांच करानी है। और वो रेगुलर जांच का क्या मतलब है कि आपको साल में एक बार कम से कम आंख में दवाई डल के, पुतली फैला के अपने पर्दे की एक कंप्लीट चेकअप कराना है। इस चेकअप के अंदर कुछ ऐसे जो साइन सिम्टम, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डिटेक्ट हो जाएंगी और एक राइट टाइम पर उनका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। मान लीजिए अगर लेटिस डिजेनरेशन डिटेक्ट होता है, रेटिनल टीयर डिटेक्ट होता है, तो उसको लेजर की मदद से वहीं पर सील कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज ये है कि अगर ये राइट टाइम पर हम डिटेक्ट कर लें तो आप एक मेजर कॉम्प्लिकेशन और एक मेजर सर्जरी से बचा जा सकता है। सिमिलरली डायबिटीज के अंदर अगर हम बीमारी को एक प्रॉपर टाइम पर डिटेक्ट कर लें तो उसकी जो प्रोग्रेशन की स्पीड है, जो बढ़ने की स्पीड है, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं और आपकी नज़र को काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं। सेकंड आता है, जो काफ़ी पेशेंट हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमारे रेटिना की हेल्थ ठीक रहे। तो देखिए, एक कंप्लीट न्यूट्रिशियस डाइट मैंडेटरी है। उसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारे पर्दे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज रेटिना के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। चाहे आप अपनी आंख खोल के देख रहे हैं या आप लेटे हुए हैं या आप सो रहे हैं, आपका जो रेटिना है वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है और उसके अंदर ब्लड फ्लो चल रहा है और जो वेस्ट डेब्रीज हैं वो जनरेट हो रही हैं। और उन वेस्ट डेब्रीज को क्लियर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो जो हमारी नेचुरल डाइट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इसमें बेस्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और जितने भी जो हर सीजन के हिसाब से कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आते हैं, जो रंग बिरंगे, और इसमें स्पेशली जो येलो कलर वाले हैं, वो पर्दे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा किसी किसी केस में जहाँ पर हमें लगता है कि एडिशनल विटामिन सप्लीमेंट्स की ज़रूरी है, वहाँ हम वो सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन के लिए। लेकिन मेरी अपने पेशेंट्स को एडवाइस ये रहती है कि आप एडिशनल सप्लीमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। अपनी डाइट के अंदर ही ऐसे चेंजेस करें कि आपके रेटिना को एक फुल नरिशमेंट मिल सके।
सेकंड, ओमेगा फैटी एसिड जो हैं वो पर्दे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ये जो ओमेगा फैटी एसिड हैं ये सीड्स के अंदर, नट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो आप इसके अंदर काजू, बादाम, या जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो फिश ऑयल भी ले सकते हैं। तो ये पर्दे के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने पर्दे को अल्ट्रा वायलेट लाइट से प्रोटेक्ट करना है। यानी कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, सनलाइट में जा रहे हैं, तो बेटर है अगर आप एक कोई डार्क शेड लगा के जाएं। और वो डार्क शेड ऐसे ही नहीं कि आपने कहीं से भी ले लिया, वो आपकी आंख को अल्ट्रा वायलेट लाइट से प्रोटेक्ट करे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेकंड, इसमें ये है सन के अलावा कि जो आसपास की कई बार लेज़र लाइट्स जो होती हैं, जो वेल्डिंग की लाइट होती हैं, या काफ़ी लोग जो हैं सूर्य प्रणाम करते हैं, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट सन गेजिंग नहीं करनी है, वेल्डिंग की लाइट नहीं देखनी है। और आजकल वो लेज़र लाइट चल गई हैं, स्पेशली जो ग्रीन लेज़र है वो आपकी आँखों को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है, तो उनसे आपको बच के रहना है। फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको अपनी आंख रब नहीं करनी, क्योंकि जब भी आप अपनी आंख रब करते हैं तो अंदर की जो विट्रस जेली है उसके अंदर काफ़ी मूवमेंट होती है और वायलेंट मूवमेंट होती है। तो जब वो वायलेंट विट्रस जेली हिलती है तो वो पर्दे के ऊपर खिंचाव डालती है, और अगर ये खिंचाव एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो पर्दे के अंदर रेटिनल टीयर होने का रिस्क रहता है। काफ़ी लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब वो आँख को बहुत ज़्यादा ज़ोर से रब कर देते हैं तो उसमें स्पार्कल से निकलते हैं, जैसे वेल्डिंग की लाइट होती है वैसे स्पार्क से निकलते हैं। वो स्पार्क या फ्लैशेस निकलने का कारण यही है कि आपने अपनी आँख इतनी ज़ोर से रब कर ली कि विट्रस जेली ने पर्दे के ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा ट्रैक्शन डाल दिया। सेकंड, इसके अंदर ये है कि जो लोग किसी बीमारी के लिए थोड़े से ज़्यादा प्रोन हैं वो भारी वज़न ना उठाएं। तो भारी वज़न एक तो झटके से ना उठाएं और एक लिमिट से ज़्यादा ना उठाएं। जैसे काफ़ी बच्चे जो हाई मायोप्स हैं हमारे पास आजकल आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम जिम कर सकते हैं, हम 40 किलो 50 किलो वज़न उठा सकते हैं। तो देखिए भाई, जिन लोगों को मायोपिया है, डायबिटीज़ की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, उनके लिए ये हैवी वेट लिफ्टिंग जो है, स्पेशली जर्क के साथ जो वेट लिफ्टिंग है, वो उन लोगों को नहीं करनी चाहिए। थर्ड, जितने भी जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर चोट लगने का रिस्क है, जैसे बॉक्सिंग वगैरह हो गई, वहाँ पर उनको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड, इसके अंदर जो एडवेंचर स्पोर्ट करते हैं, जैसे कोई बंजी जंपिंग है, ऊपर से जो कूदते हैं, इन सारे स्पोर्ट्स को या एक्टिविटीज़ को जो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, स्पेशली हाई मायोपिया वाले, या कंजेनाइटल जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, या जिनको डायबिटीज़ वगैरह है, उन लोगों को ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए। तो देखिए, ये सारी बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो हमने आज अपने पेशेंट्स को देने की कोशिश करी, और ये लगभग हर बीमारी में आपको हेल्प करेंगी और एक नॉर्मल आदमी को भी अपने रेटिना को हेल्दी रखने में काफ़ी मदद करेंगी। थैंक यू वेरी मच।